हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने आईसीए के सेक्शन 50 तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? सेक्शन 50 तक। आज उसके आगे आने वाले सेक्शंस के बारे में जिक्र करना है। मतलब कि सेक्शन 51 से हमें समझनी है चीज़ें। और सेक्शन 51 होता क्या है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेगा जब भी आप देखेंगे। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस रात के 8:55 पर ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। खैर, तो सेक्शन 51 एक बार अपने बेयरक्ट में खोल लीजिएगा। हो सकता है वीडियो आपको लाइव की अपेक्षा काफ़ी तेज चले, तो परेशान मत होइएगा, रिपीट फॉर्म में देख लीजिएगा। क्या कहता है सेक्शन? सेक्शन से पहले हेडिंग है परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। मतलब कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को लेकर के यहां पर है। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होता है, मैंने आपको इंटरप्रिटेशन या फिर डेफिनेशन क्लॉज में समझाया था कि एक प्रॉमिस के बदले जो दूसरा प्रॉमिस हो उसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। और बेहतरी के लिए भी आपको एग्जांपल इलस्ट्रेशंस समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 51 की लैंग्वेज। हेडिंग क्या है? प्रॉमिसर, ध्यान भी दीजिएगा शब्दों पे। प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, मतलब कि जो प्रॉमिसर है और एक प्रॉमिसी होता है, तो जो प्रॉमिसर है वो परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी, जिसने उधर से प्रॉमिस किया था, रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, कि जब तक वो अपना पार्ट क्या ना हो, परफॉर्मेंस के लिए रेडी ना हो। अंदर में क्या कहता है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, मतलब एक प्रॉमिस इधर से दूसरा प्रॉमिस उधर से, consist of a reciprocal promises to be simultaneously performed, एक के बाद एक दूसरा करना है, then no promiser need performance his promise unless the promisee is ready and willing to perform his promise reciprocally, his reciprocal promise। मतलब कि A और B के बीच में कैसा प्रॉमिस है? एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। तो A जो है बाउंड नहीं है तब तक परफॉर्म करने के लिए जब तक कि ये रेडी नहीं है अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन संख्या आप ए देखिएगा। ए एंड बी ए कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बी ऑन डिलीवरी। मतलब ए और बी के बीच में गुड्स को डिलीवरी को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट है, और ये रेसिप्रोकल के रूप में है कि जब ये डिलीवरी करेंगे तब वो पे करेंगे। अब जैसे इस एग्जांपल को ऐसे समझिए कि ए ने इनसे कहा कि क्या आप सामान बेचोगे, मैं खरीदना चाहता हूं। ये कहते हैं कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, क्या आप देंगे? ये कहते हैं अगर तुम इतना पैसा दे दो तो मैं ये तुमको दूंगा। तो दिस इज अ रेसिप्रोकल कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ए एंड बी के बीच में क्या है? एक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। सेकंड लाइन में क्या कहता है? ए नीड नॉट टू डिलीवर द गुड्स, ए को जरूरत नहीं है गुड्स को डिलीवर करने की। कब तक? अनलेस बी इज रेडी, जब तक बी अपना परफॉर्मेंस मतलब पेमेंट के लिए रेडी नहीं है और विलिंगनेस कर रहा है कि आप अपना पार्ट परफॉर्मेंस मतलब करें और हम आपको पेमेंट दें। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसी में नीचे और लिखा है, बी नीड नॉट टू पे फॉर द गुड्स। अब भाई इसके लिए अगर इसका परफॉर्मेंस रेडी होना चाहिए, इसका विलिंगनेस, तो इसके लिए भी तो रेडी होना चाहिए ना कि ये भी अपना परफॉर्म करे। तो वही नीचे लिख रहा है, बी नीड नॉट pay for the good unless A is ready and willing to deliver the non payment। मतलब B को पेमेंट तब तक नहीं करने की जरूरत है जब तक ये रेडी ना हो। किस बात के लिए? कि हाँ ये डिलीवरी देने वाले हैं। ये रेसिप्रोकल के केस में चीजें घटती हैं। बी वाला भी ऐसे, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट शैल डिलीवर गुड्स टू बी एट अ सर्टेन प्राइस टू बी पेड इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड ऑन द डिलीवरी। भाई इंस्टॉलमेंट में है तो ए को तब तक नहीं डिलीवर करने की जरूरत है जब तक कि वो रेडी ना हो कि आप क्या कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए मैं बैठा हूं, आप डिलीवरी करो। वैसे बी के लिए भी सेम लिखा गया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम आते हैं सेक्शन संख्या 52 पे। वीडियो तेज चलेगा बेशक, कुछ और है नहीं, सीधे सेक्शन बाय सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन है। एक दो सेक्शन एक्स्ट्रा में है, उसको मैं कटवा दूंगा आपके लिए भी। खैर, सेक्शन 52 कहता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ए और बी के बीच में हुआ है, तो अब पहले कौन परफॉर्मेंस करेगा, इस बात को कौन डिसाइड करेगा? इस बात को सेक्शन 52 में बताया गया है कि किस ऑर्डर में, क्या पहले ए परफॉर्म करेगा कि पहले बी परफॉर्म करेगा, प्रॉमिसर करेगा कि प्रॉमिसी करेगा। व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो यहां पर सेक्शन 52 क्या कहता है? वेयर द ऑर्डर इन विच द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट
दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है रेसिप्रोकल के केसेस में कि पहले ये परफॉर्म करेंगे या ये परफॉर्म करेंगे, जो भी लिखा है, अगर मान लेते हैं इसमें लिखा है पहले ए परफॉर्म करेंगे देन बी परफॉर्म करेंगे, तो ये इसी ऑर्डर में होगा, मतलब कि लिखा हुआ है कि मतलब एक्सप्रेसली ये चीज मेंशन्ड है, तब उस तरीके से होगा। ये तो पहली बात हुई। दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली, और जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि ये पहले करेंगे कि ये पहले करेंगे या बाद में कौन करेगा, फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट विच द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में होना है उस ट्रांजैक्शन की डिमांड क्या है। शब्दों पे गौर कीजिएगा, उस ट्रांजैक्शन की डिमांड क्या है कि पहले क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करवाते हैं अपने घर में, तो आप पेमेंट कब करते हैं, जनरली जब आपका काम हो जाता है तब आप पेमेंट करते हैं, ठीक। एडवांस वगैरह की बात छोड़ दें तो पेमेंट का तरीका जनरली यही होता है, ठीक। तो यहां पर भी वो उसी तरीके से कंसीडर किया जाएगा जैसा कि ट्रांजैक्शन की डिमांड होगी। अब ये इलस्ट्रेशन पढ़िएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड रेट, मतलब ए ने ये प्रॉमिस किया है बी से कि मैं आपका एक घर बनाऊंगा एक फिक्स प्राइस पे, ठीक है। ए इज प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी इज प्रॉमिस टू पे इट। तो जाहिर सी बात है अगर ए उसको घर बना करके नहीं देगा तब तक बी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन की डिमांड है कि पहले हमको घर बना के दीजिए देन मैं आपको पैसा दूंगा। जैसे आप सामान लेने जाते हैं तो अब तो खैर चलन चेंज हो गया है, लेकिन वरना पहले क्या होता था, पहले आप खाने की दुकान पर गए, हालांकि रेस्टोरेंट्स में अभी भी बड़े ऐसे चलता है जो क्या कहते हैं काउंटर टाइप में चीजें होती हैं जहां आप खस्ते ये सब खाते हैं, तो वहां पे आपको पैसे पहले पेमेंट करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से चीजें, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए आप खाना खाएंगे तभी आपको पैसा पेमेंट करना है। दिस आर द थिंग्स। आप इसको मैं एक जनरलाइज्ड ऑप्शन दे रहा हूं, ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये रेसिप्रोकल के एग्जांपल्स नहीं है इसलिए दे रहा हूं ताकि वो चीजें आपको समझ में आए। बस रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या हो जाए, म्यूचुअल प्रॉमिस हो, एक के बदले दूसरा प्रॉमिस किया गया हो। इसका बी वाला एग्जांपल देख लीजिएगा, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट दे शैल मेक ओवर हिज स्टॉक ट्रेड इन बी टू बी। अच्छा, मतलब स्टॉक्स की बात कर रहा है, जो भी उसके स्टॉक्स वगैरह हैं वो क्या कर दिया जाएगा, बी के नाम कर दिया जाएगा, ठीक है, एट अ फिक्स प्राइस। एंड बी प्रॉमिसेस टू गिव इट सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी, और बी क्या कहते हैं कि मैं इसके बदले में आपको एक सिक्योरिटी पेमेंट कराऊंगा। अब आपको पता है अगर कोई भी चीज जिसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए पहले आपको सिक्योरिटी का मतलब ही क्या हुआ कि मतलब आपको पहले सिक्योरिटी जमा करनी है उसके बाद कोई काम होगा। तो इसमें ट्रांजैक्शन की नीड क्या है कि पहले आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कराइए देन स्टॉक्स का जो भी है कार्य वो किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, A promise need not to be performed unless the security is given। सिक्योरिटी दी जाएगी उसके बाद ही आगे कार्यक्रम होगा, ठीक है। यहां तक होप से बात आपको समझ में आ गई होगी, मतलब आपका तो रिकॉर्डेड चल रहा है। चलिए इसके बाद आप खोलिएगा सेक्शन 53, सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिस इवेंट पर होना है और पार्टी में से एक कोई पार्टी जो है उसको क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है उस इवेंट को, मतलब जिस इवेंट पर कॉन्ट्रैक्ट निर्भर कर रहा है। अंदर पढ़ते हैं, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ठीक है, एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, और एक पार्टी क्या कर रही है दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अब वो कैसे कर रही है वो बात की बात है, अब एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलेगा कि वो अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा। क्यों नहीं वाइड हुआ, कि जिसको रोका गया उस पार्टी के ऑप्शन पर, मान लेते हैं ए और बी के बीच में क्या था, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस थे और बी को पहले परफॉर्मेंस करना था। ए भाई साहब ने कुछ ऐसा कार्य किया कि ये प्रिवेंट हो रहा है, अपना परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्मेंस कर रहा, अपना प्रॉमिस परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो बी के ऑप्शन पर ये क्या हो जाएगा, ये वाइडेबल होता है और बी के ऑप्शन पर ये चीजें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। लेकिन मुख्यतः ये वाइडेबल ही माना जाएगा एट दैट ऑप्शन ऑफ द पार्टी विच इज सो बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, जिसको कि रिस्ट्रिक्ट या प्रिवेंट किया गया है,
ठीक है, and he is entitled to compensate from the other party for any loss which he may sustain in consequences of the non performance of the contract। मान लेते हैं कोई डिलीवरी की बात थी और इसने कहीं थर्ड पार्टी से सामान उठा लिया था इनको डिलीवर करने के लिए, अब ये डिलीवरी नहीं करने दे रहे हैं, एग्जांपल है, ठीक है, तो इसको तो कुछ तो लॉस हुआ, और जो लॉस हुआ क्योंकि ये अपना परफॉर्मेंस विलिंगनेस में बैठा था कि मुझे अपना परफॉर्मेंस करना है प्रॉमिस का, तो इसको तो लॉस होगा, तो इस जो लॉस होगा उसको ये इनसे ले सकता है। भाई अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूं और अपना टाइम दे रहा हूं, तो अगर आप पढ़ने के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नहीं सर आज शादी है, नहीं सर आज पिकनिक जाना है, नहीं सर आज तो ये काम है, तो भाई मेरा लॉस होगा, तो मैं आपसे कंपनसेशन लेने के लिए क्या हो जाऊंगा, लायबल हो जाऊंगा, ठीक है। ऑल्दो आप यहाँ पे एडवांस पेमेंट में चल रहे हैं, लेकिन अगर ये डेली बेसिस पे होता कि मैं आपको तुरंत पढ़ाऊंगा तुरंत आपको देना है, तुरंत पढ़ाऊंगा तुरंत दूंगा, तो भाई मैं तो बैठा हूं डे बाय डे के हिसाब से और मेरा लॉस हो रहा होगा, तो वहां पर आपको पेमेंट करना पड़ता। ये एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। चलिए, जैसे इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट द एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क फॉर ए फॉर 1000 रुपीज। ए और बी के बीच में कोई प्रॉमिस है कि मैं आपके लिए कोई कार्य करूंगा 1000 रुपए में, ठीक है। अच्छा, B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevents from doing so। लेकिन ये तैयार है, बी पार्टी तैयार है अपना वर्क करने के लिए, लेकिन ए पार्टी इसको प्रिवेंट कर रही है कि जो भी आपका कार्य है उसको करने में ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बी, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बी के ऑप्शन पर वर्डेबल माना जाएगा। एंड इफ ही इलेक्ट्स टू रिसाइंड इट शैल एंटाइटल टू रिकवर, और ये अगर कहता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट को अब क्या किया जाना चाहिए, विखंडित किया जाना चाहिए, रिसाइंड किया जाना चाहिए, ठीक है, तो इसको कंपनसेशन भी मिलेगा। और अगर ये कहता है कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट चालू रखना चाहता हूं, तो चालू रखने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसको, या फिर कंपनसेशन की नहीं मांग करता है तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप सेक्शन 54 पढ़िएगा, इट्स टू कोल्ड। खैर, सेक्शन 54 सेक्शन 54 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ अ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। हालांकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी मैं समझाता हूं आपको। इफेक्ट ऑफ अ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस विच शुड फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में कोई एक पार्टी के ऊपर ऐसा डाला गया कि पहले आपको परफॉर्मेंस करना है और वो नहीं करता है, तो क्या होगा, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट परफॉर्म और दैट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी claimed till other has been performed and the promisor last mentioned fails to perform, the such promisor cannot claim the reciprocal promise must pay compensation to other party any loss, ठीक है। जैसे जैसे इसमें समझिएगा, इसमें थोड़ी बात और विचित्र कही गई है कि मान लीजिए इसकी परफॉर्मेंस का होना इसकी पहले परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। मतलब ये कार्य तभी कर पाएगा जब इसने अपना कोई कार्य कर दिया हो, ये नहीं है डिसाइडेड कि आप करो तब मैं करूंगा ना। इस केस में ये हो रहा है कि ये अपनी परफॉर्मेंस तभी करने के लिए आगे बढ़ पाएगा जब इसने कोई कार्य इनिशिएट कर दिया हो। तो अगर ये कार्य इनिशिएट नहीं, अगर ये कार्य नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन परफॉर्मेंस इसके ऊपर नहीं चलाया जाएगा, इसने अपना परफॉर्मेंस कर नहीं पाया है, क्योंकि ये प्राइमरीली अगर ना करता, ये करेगा तभी ये करने को पाएगा। जैसे कंफ्यूज मत होइए, आप इलस्ट्रेशन संख्या बी पढ़िए, क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स बी टू एग्जीक्यूट सर्टेन बिल्डर वर्क फॉर फिक्स्ड प्राइस बी। ए बी से कहता है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि ए बी के लिए कोई एक बिल्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। बी ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्या करूंगा, आवश्यक पाड़ और कष्ट, मतलब कि जो भी टिम्बर वगैरह होता है, जो भी बांस बल्लियां होती हैं समझिएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, तभी ये कार्य कर। अब जाहिर सी बात है ये उसके घर तो पहुंच गया काम करने के लिए, अब लेकिन जो ये बांस बल्ली टिम्बर है ये सब कुछ ये देंगे तभी ये काम कर पाएगा। अब ये नहीं दे रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं, तो इसका तो डिफॉल्ट हुआ नहीं, इसका कार्य क्यों रुका, क्योंकि आपने अपना परफॉर्मेंस नहीं किया, आप इसका परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे क्या माना गया है, एक ए नीड नॉट टू एग्जीक्यूट द वर्क, बी इज बाउंड टू मेक द कंपनसेशन। तो यहां पर अगर इनकी फॉल्ट हुई है ना, इनकी डिफॉल्ट से हुआ है, तो इनको इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेडी है अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, ये बात समझिएगा, ठीक है, ये बात
समझिएगा और एक बार फिर से 54 पढ़ लीजिएगा, कोई खास बात नहीं कही गई है। बाकी इलस्ट्रेशंस वैसे ही हैं, आप अगर चाहें तो पढ़ लीजिएगा, कुछ विशेष बात नहीं है, जो मैंने आपको बताया उतना ही पर्याप्त है। अब आप खोलिए सेक्शन 54, सॉरी सेक्शन 55, हाँ सेक्शन 55 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द फर्स्ट टाइम इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस ऐसा है जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर टाइम से पहले करना है, ठीक है, और आप उस टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? वही पहली लाइन में लिखता है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग और सर्टेन थिंग एट or before a specified time or certain things at or before specified time fails to do any such thing at or before, या तो उस टाइम या तो उससे पहले वो विफल हो जाता है करने में, the contract or so much of it has not been performed becomes voidable। तो आपको ध्यान रखना है, अगर टाइम स्पेसिफाइड है और उस तक या उससे पहले नहीं किया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? ये वॉइडेबल होगा। यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों वॉइडेबल रखा गया? क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है मे बी टाइम के बाद वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रही हो तो ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। खैर, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज दैट द टाइम शुड बी द एसेंस। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम है वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब कि जो टाइम है वो नेसेसरी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर आपके यहाँ शादी है और आपने वीडियोग्राफी के लिए किसी को बुला रखा है तो जाहिर सी बात है वो आपके यहाँ क्रियाएं शुरू होने से पहले आए तभी वो पूरा का पूरा शूट कर पाएगा। अब वो जिस दिन बारात आपकी वापस आ गई है उस दिन आ रहा है वीडियो शूट करने, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? टाइम स्पेसिफाइड था कि 31 दिसंबर की रात को बारात निकलनी है, सुबह निकलनी है, दोपहर में निकलनी है, जब भी, तो उस टाइम से पहले वो आ जाए। अब वो बाद में आ रहा है, अब फिर भी आप कह रहे हैं कि अच्छा चलो मतलब आ गए हो, जो नहीं रिकॉर्ड कर पाए नहीं रिकॉर्ड कर पाए, बाद की प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड कर लो जो घर की रस्में होती हैं। तो यहां तक आपके लिए वॉइडेबल था, लेकिन जैसे ही आपने उसको अलाउ कर दिया तब ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनसेशन आप उससे ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, नीचे यही बात कह रहा है, ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है शादी जैसा इवेंट क्या हो गया आपके लिए? एक स्पेसिफाइड टाइम एसेंस हुआ। खैर, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तब इफेक्ट का क्या होगा? इफ इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट द टाइम शुड बी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम्स वॉइडेबल बाय द फेलियर टू डू सच थिंग एट और बिफोर। तो यहां पर ये वॉइडेबल नहीं होगा। बट promisor entitled to compensate from the promisor for any loss। लेकिन जो अगर टाइम एसेंस नहीं है तो उसमें क्या कहते हैं फेलियर हुआ है तो उसमें वॉइडेबल तो नहीं होगा, लेकिन आप सामने वाली पार्टी से कंपनसेशन लेंगे, ठीक है। कंपनसेशन लेने का आपका हक बनता है, यह बात ध्यान रखिएगा। शायद वीडियो अगर क्लियर ना हो तो एक मिनट जुगाड़ करते हैं, एक मिनट। इतना ठंडी है कि सब जम ही जा रहा है। तो धैर्य बनाए रखिएगा सभी लोग। एक मिनट ना, ठीक है। तो यहां तक बात आपको समझ में आई कि जो एसेंस है अगर वो नहीं है तो डज नॉट बिकम वॉइडेबल, लेकिन कंपनसेशन का अधिकार बना रहेगा। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट अदर टाइम देन द एग्रीड अपॉन। अच्छा, ये थर्ड पार्ट है इसका कि जो स्पेसिफाइड टाइम है उस पर परफॉर्मेंस नहीं लिया जा रहा है
आप परफॉर्मेंस उसके अलावा एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तब क्या होगा? जैसे if in a case of a contract voidable on account of the promisor failure to perform his promise at the time agreed, जो time agreed किया गया था उस पर वो फेल हो चुका है, the promisee accept performance of such promises at any time other than the agreed, तो वो उस टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं लिया जा रहा, जैसे मैंने आपको शादी वाला एग्जांपल दिया कि बात की रस्में जो है आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं, चलो ठीक है, अब जो घरेलू रस्में हैं उसको रिकॉर्ड करो, तो the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non performance। तो यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा, तो उसके बाद वो क्या नहीं होगा? लाइबल नहीं होगा, ठीक है, मतलब क्लेम आप कंपनसेशन का नहीं कर सकते हैं। द प्रोमिसी एट द टाइम एग्रीड अनलेस द टाइम ऑफ सच एक्सेप्टेंस ही गिव्स नोटिस टू द प्रोमिसी ऑफ हिज इंटेंशन टू डू। लेकिन अगर उसने एक्सेप्टेंस लिया और ऐसा कोई कंपनसेशन की बात नहीं कही, तो ये जनरल प्रिजम्पशन होगा कि अब ये कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम एग्रीड जिस टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं की गई उसके अलावा किसी टाइम पर आप परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप कहते हैं कि मैं कंपनसेशन लूंगा, तब ये क्लॉज माना जाएगा। लेकिन जनरल रूल क्या है? अगर आप बगैर कुछ कंपनसेशन की बात की आगे बढ़ जाते हैं तो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और आप जब भी जनरल आंसर टिक करेंगे तो आप जनरल रूल के बिहाफ पे टिक करेंगे अनलेस अनटिल ये मेंशन ना हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज और इसमें थोड़ा केसेस वगैरह मेंशन करना है आपको, वो जरा आप कर लीजिए। जैसे किसी एक केस है, एक के लक्ष्मीपति वर्सेस राय साहब पन्नाल, हालांकि केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, एक बार अपने आप से लेकिन सुन लीजिए। एक के लक्ष्मीपति बनाम राय साहब पन्नाल PANNAL H लोहाटी चैरिटेबल ट्रस्ट लोहाटी चैरिटेबल ट्रस्ट। इस केस में क्या होता है? इस केस में एक परचेजर के द्वारा एक इंटेंशन किया गया था कि आपको एक डेफिनेट अमाउंट डिपॉजिट करना है, वो भी एक डेट निश्चित की गई थी उससे पहले। तो कोर्ट ने क्या कहा? ये स्पेसिफाइड टाइम परफॉर्मेंस है, उस टाइम से पहले आपको वो पैसा डिपॉजिट करना था, इसलिए इस केस में एसेंस टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना गया क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट मेंशन थी। वैसे एक केस है, इस केस का नाम इंपॉर्टेंट है, साइटेडल फाइन पैरामेडिकल वर्सेस रमैयन रफेल रियल एस्टेट्स। इस केस का नाम आप मेंशन कर लीजिएगा, साइटेडल फाइन पैरामेडिकल फार्मास्यूटिकल वर्सेस रमनीयम, बड़ा टफ नाम है भैया, रमैयन रियल एस्टेट्स। इस केस में समझिए क्या हुआ था। इस केस में एक अर्बन लैंड को लेकर के बात हुई थी और वहां पे एक एक्सप्रेस क्लॉज दिया गया था टाइम को लेकर के। देयर वाज एन एक्सप्रेस स्टिमुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम वुड बी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहा गया था कि जो टाइम है वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, साफ तौर पर लिखा था। देयर वाज आल्सो स्टिपुलेशन ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस, और ये भी लिखा गया था कि जो टाइम, और अगर आप उस टाइम से पहले अपना परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो उसके परिणाम भी लिखे गए थे, ठीक है। तो उस प्रकार ये यहां पर भी केस कोड ने क्या कहा कि भैया देखो, उसमें एक्सप्रेस तौर पर लिखा गया था कि ये टाइम एसेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो क्या क्या होगा। तो ये परिणाम जो हो रहे हैं अब, जो कि टाइम एसेंस पे डिपेंड कर रहे थे, वो सही है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। हालांकि इसमें जमीन वगैरह को लेकर के विवाद था तमिलनाडु वगैरह के गवर्नमेंट का, वो फैक्ट नहीं याद करना है, सिर्फ आपको केस का नाम ध्यान रखना है कि टाइम स्पेसिफाइड इवेंट था ये कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। एक केस और है, कोनैया सूर्यनारायण रेड्डी वर्सेस चिन्नैयम्मैया का केस का लिख लीजिए, कोनैया। इसको आप लोग चाहें तो ढूंढ भी लीजिएगा, कोयाइने है, सॉरी।
कोयाइने सूर्य नारायण रेड्डी, सूर्य नारायण रेड्डी वर्सेस सी चेलायम्मा, सी चेलायम्मा। ठीक है, इस केस में आंध्र प्रदेश का एक केस था, हाई कोर्ट में गया है। इस केस में एक महत्वपूर्ण ये बात कही गई कि जो एक्चुअल टाइम पीरियड था, अगर एक्चुअल टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है कि भैया आज 31 दिसंबर तक आप परफॉर्मेंस कर दीजिएगा, और इसको अगर एक्सपेंड किया गया कि भैया 10 जनवरी तक आप कर देना, तो यह एक्सटेंशन से यह बात नहीं समझी जाएगी कि यहां पर जो टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जरूरी पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको वेव किया गया ना, यह बात नहीं समझी जाएगी। मतलब कि टाइम अभी भी एसेंस रहेगा, केवल और केवल एक्सटेंशन पीरियड का एक्सटेंशन कर देना क्या नहीं समझा जाएगा कि आपने जो समय कॉन्ट्रैक्ट की एक विशेष वस्तु है उसको आपने खत्म कर दिया है, यह नहीं समझा जाएगा। ठीक, यही समझा जाएगा कि अभी भी टाइम एसेंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे एक केस है चेलन इंटरनेशनल प्राइवेट वर्सेस अशोक सुरन्ना, इसको लिख लीजिए, चेलन इंटरनेशनल, पूरा लिख लीजिएगा, चेलन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अशोक सुराना। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में भी टाइम एसेंस के रूप में एक पीरियड दिया गया था कि 6 महीने के अंदर आप अपना परफॉर्मेंस कर दीजिएगा, अन्यथा जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है वो क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि यहां पर टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट में, ये बात कंसीडर की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें साफ साफ लिखा है 6 महीना, तो एसेंस ऑफ द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट एज वी बिलोंग टू द एडवोकेट कम्युनिटी, तो हम लोग किसी भी बात को पकड़ करके घुमाना चाहते हैं। इस केस में भी इस प्रकार से कोई चीजें रही होंगी। एक चीज और, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जर्नली, हमेशा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें जर्नली ये समझा जाता है कि जो टाइम है इट्स एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात समझे रहिएगा। कहाँ थे? हाँ, इतना आपको 56 में मेंशन थोड़ा बहुत चीजें करनी 55 में करनी रहती हैं। अब आ जाइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 56, सेक्शन 56 में क्या कहता है, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एग्रीमेंट इन इटसेल्फ इज अ वर्ड। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल हो करना किसी कार्य को, कोई एक्ट ऐसा है तो वो एक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए ये एग्रीमेंट वर्ड माना जाता है। ठीक है, अगर इस केस में भी चलिए पूरा पढ़ लेते हैं तो हम आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक, दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू आफ्टर वर्ड बिकमिंग क्या, इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। शुरुआत में जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कैसा था, पॉसिबल था परफॉर्म करना और लॉफुल भी था, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया। तो अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रॉमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, अनलॉफुल बिकम्स वाइड। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल।
जब वो इम्पॉसिबल होगा, मान लेते हैं 1 महीने बाद वो इम्पॉसिबल हो रहा है, तो 1 महीने से पहले वो क्या माना जाएगा, पॉसिबल था, लेकिन 1 महीने के बाद वो इम्पॉसिबल हुआ या फिर क्या कहते हैं अनलॉफुल हुआ, जिस डेट से वो हुआ, जिस टाइम से वो हुआ, तब से उसको माना जाएगा। अगर परफॉर्मेंस इसके पहले थी तो यहां इसके बाद क्या मान लिया जाएगा कि आपने परफॉर्मेंस किया नहीं, आप कंपनसेट करें। अगर ये टाइम पीरियड अभी भी चल रहा था, उसके बाद ये हो जाता है, तब यहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, ये थर्ड पार्ट है इसका। कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, वेयर वन पार्टी हैज प्रॉमिस्ड टू डू समथिंग व्हिच he knew or with the reasonable diligence might have known and which the promisee did not know। अब कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्या कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है, लेकिन ये बात सिर्फ एक पार्टी को पता है जो प्रॉमिसर है, तो उस केस में क्या होगा, और या नहीं भी पता है तो वो लिटिल डिलीजेंस दिखा करके, तत्परता दिखा करके पता कर सकता है, लेकिन प्रॉमिसी को नहीं पता है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा इसका इंपैक्ट, ये देखिएगा, द प्रॉमिसर डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और सच प्रॉमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन, तो यहां पे सामने वाली पार्टी को कंपनसेशन करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें केस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अच्छा चलिए इलस्ट्रेशन फर्स्ट आप पढ़ लीजिए। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए बी के साथ में इस बात के लिए एग्री करता है कि मैं जादू से क्या ढूंढूंगा, एक खजाना ढूंढूंगा। तो आपको पता है जादू से कोई खजाना नहीं ढूंढा जा सकता, हम लोग नार्निया के फ्रेंड हैं और अली बाबा 40 चोर के, तो इस प्रकार से चीजें नहीं, ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। बी वाला इलस्ट्रेशन देखिएगा, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी ईच अदर बट बिफोर द फिक्स टाइम द मैरिज ऑफ ए गोज मैड। ए पागल हो गया, तो आपको पता है कि जो पागल हो गया, जो सनकी हो गया, उससे शादी नहीं हो सकती है, वो वाइड बनी जाती है, तो दिस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। अच्छी बात है। सी वाले में देखिएगा, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी एंड द एक्ट इज फॉरबिडन बाय द लॉ व्हिच ही सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलिगमी। ए बी से ये वादा करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन ऑलरेडी मैरिड है सी से। अब आपको पता है कि ये बात एक पार्टी को पता है कि ये नहीं हो सकता है और ये ऑलरेडी पोलोगामी में चला जाएगा, तो ए को बी को कंपनसेट करना पड़ेगा। मैंने ऊपर आपको 3 कंडीशन बताई थी, उसमें से किस में जा रहा है, थर्ड वाले में जा रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। डी वाले में क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू मेक इन कार्गो फॉर बी एट अ फॉरेन पोर्ट, ए गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर्स अ वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन व्हिच द पोर्ट इज सिचुएटेड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन द वॉर इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो जब से वॉर डिक्लेयर किया गया, ये सेकेंडली है, जिसके कि मतलब शुरुआत में तो वो परफॉर्मेंस हो सकता था, पॉसिबल था या लॉफुल था, लेकिन बाद में अनलॉफुल हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो दोनों देशों के बीच में क्या थी, दोस्ती, मैत्रिक संबंध थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, दुश्मनी हो गई, वार होने लगा, तो अब ये नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। डी वाला भी ऐसे ही है कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स भी से विशेष नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें कि ए भाई साहब हैं, 6 महीने का उनको एडवांस दिया जाता है, बाद में वो बीमार रहते हैं, इस वजह से आ नहीं पाते हैं, तो जिस भी एक्ट पर उनका ये होता है वहां पे वो वर्ड माना जाएगा। हालांकि ई वाला इज नॉट सो रिलेवेंट, ए बी सी डी ही ज्यादा रिलेवेंट है। एक चीज और समझिएगा, सेक्शन 56 जो है इसे रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ कहते हैं, रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ, एंड डज नॉट लीव द मैटर टू डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। इससे पहले आपने जो पढ़ा सेक्शन, उसमें इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था, लेकिन 56 क्या है, एक पॉजिटिव लॉ का रूल है, इस पे पार्टीज का इंटेंशन क्या था, इस पे जोर नहीं दिया गया है, ठीक है। सत्यवार्ता वर्सेस मुनर्रमा के केस में कहा गया, हालांकि केस का नाम मेंशन करना आपको जरूरी नहीं है। अब आप समझिए, एक लिस्ट लिख लीजिए, जनरली इसी लिस्ट में से सवाल आता है कि कब कब सब्सिक्वेंट, कि मतलब शुरुआत में वो एक्ट पॉसिबल है, बाद में इम्पॉसिबल हो गया। तो पहले तो जब सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। कब हो गया, जब सब्जेक्ट मैटर इज नो मोर, मतलब कि अब वो रहा ही नहीं। ये बात किस केस में कही गई, कि टेलर वर्सेस कोल्डवेल के केस में, टेलर वर्सेस कोल्डवेल के केस में, ठीक है, कि सब्जेक्ट मैटर अब नहीं रहा अस्तित्व में, मतलब कि वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। 13 खैर,
where a specific event does not happen, या फिर किसी इवेंट पर है, अब वो हैपन नहीं हो रहा है, वो इवेंट हो नहीं सकता है किसी विशिष्ट घटना का घटित ना होना। अगर घटना डिपेंडेंट है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये भी सब्सिक्वेंट माना जा रहा है। और ये स्ट्रेल वर्सेस हेनरी के केस में कहा गया था, स्ट्रेल वर्सेस हेनरी के केस में, जब घटना इवेंट नॉट हैपन। बस आपको ज्यादा नहीं, ये कीवर्ड्स ही ध्यान रखने, ये कीवर्ड्स काम आते हैं। थर्ड है वेयर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट्स डाइड और बिकम डिस्क्वालिफाइड, या तो जो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो मर गई हो, जैसे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, पहले किया गया पेंटिंग बनाने का, बाद में मर गया तो क्या करें, ठीक है। या फिर क्या हो गई, बड़ा अच्छा शब्द था, डिस्क्वालिफाइड, मेंटल रूप से पागल हो गई, दिवालिया हो गया, पेमेंट कर ही नहीं सकता है, तो इस प्रकार की चीजें हो गई तो क्या हो जाएगा, तभी सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाएगा। फोर्थ में चेंज इन लॉ टेक्स प्लेस, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कानून बदल गया तब भी क्या इंपैक्ट होगा, वही इंपैक्ट होगा कि तब भी वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन वॉर स्टार्ट्स, युद्ध हो गया, ठीक है, युद्ध की स्थिति में। छठा है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, अगर गवर्नमेंट ने कोई हस्तक्षेप कर दिया उस चीज में, आप जमीन का सौदा कर रहे थे, इसने कहा हम हाईवे निकालेंगे, लो खत्म हो गई कहानी है। तो इस प्रकार की चीजें, मतलब कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस, अगर गवर्नमेंट उसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है तब। समझ में आई चीज, चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। अब जो ये क्या कहते हैं, मैंने आपको 56 में सेकंड वाला पॉइंट बताया था ना कि आप शुरुआत में कोई चीज करने के लिए पॉसिबल था एक्ट, लेकिन बाद में नहीं रहा, सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, बाद में कार्य करने लायक ना बचे हो। इसमें जरा कुछ चीजें मेंशन कर लीजिए आप जी। ये पार्टी डिस्क्वालिफाइड किया है या पार्टी डाई हो गई है, ये रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन का केस था, ये भी मेंशन कर लीजिएगा, रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन का केस, जिसमें पार्टी मर जा रही है और डिस्क्वालिफाइड हो जा रही है। ये टेलर की स्पेलिंग वर्सेस जो कोल्डवेल लिखा, कहीं कहीं आपको TAYLOR भी मिल सकती, खैर वो सब्जेक्ट विषय नहीं है, इसमें आप देख लीजिएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर को ही फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, खास तो लग नहीं रहा है। सेक्शन 57 और 58 आप काट दीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सेक्शन है नहीं। केस के नाम मैंने आपको इसमें मेंशन करवा दिए, केस के अंदर की चीज़ें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ केस के नाम मेंशन करा रहा हूँ, किससे क्या रिलेटेड है। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो आप बुक से ढूंढ के भले ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको सिर्फ केस से मतलब है, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं। 57 में से ये कह रहा है कि दो पार्ट में एक लीगल है, कि लीगल है, अगर लीगल वाला पार्ट जो है उसको वैलिड माना जाएगा, बाकी वाले पार्ट्स को क्या किया जाएगा, वर्ड एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेरी साइड से काट दीजिए, स्वेच्छा से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी 10 मिनट में अपलोड कर देता हूं फट से, ताकि आप इसको देख पाएं। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर।